इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ मतलब बेनिफिट्स जो होता है, और डिसइकोनॉमीज़ मतलब जो डिसएडवांटेजेस हैं। ऑफ स्केल मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो क्या बेनिफिट्स है, मतलब क्या इकोनॉमीज़ आ रही है, और क्या डिसएडवांटेजेस है, मतलब क्या डिसइकोनॉमीज़ आ रही है। Production on a large scale is a very important feature of modern industrial society. As a consequence, the size of business and undertakings has greatly increased. Large scale production offers certain advantages which help in reducing the cost of production. Economies arising out of large scale production can be grouped into two categories: internal economies and external economies. देखो, इकोनॉमीज मतलब क्या हो गया, एडवांटेजेस। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते, तो उसके वजह से हमें एडवांटेजेस होते हैं कुछ। उन एडवांटेजेस को हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, एक इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। Internal economies are those economies of production which accrue to the firm when it expands its output so that the cost of production would come down considerably and place the firm in a better position to compete in the market effectively. Internal economies arise purely due to endogenous factors, मतलब internal factors के वजह से जब हम हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते हैं, तो उसके वजह से हमारे कॉस्ट कम होती है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट इफ़िशिएंट हम बनते जाते हैं। तो ये पूरा इंडोजीनियस फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे इंटरनल इकोनॉमीज़। Relating to efficiency of the entrepreneur or his managerial talents or the type of machinery used or the marketing strategy adopted, these economies arise within the firm and are available exclusively to the expanding firm. अच्छा, जो इंटरनल इकोनॉमीज़ है उसके वजह से किसको बेनिफिट होता है, वही जिसमें जिस फर्म को इंटरनल इकोनॉमीज़ मिल रही है ना। तो मतलब जो फर्म एक्सपांड हो रही है, जो फर्म ग्रो कर रही है, उसी को इंटरनल इकोनॉमीज़ मिलती है। मतलब देखो, इंटरनल इकोनॉमीज मतलब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो किसी एक फर्म के इंटरनल फैक्टर्स होंगे ना, वो तो वही फर्म ग्रो करेंगी। वेर एज एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो बाहर के फैक्टर्स है, और बाहर के फैक्टर्स तो हर फर्म के लिए कॉमन है। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमीज़ या डिस इकोनॉमीज़ आ रही है, तो वो कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को नहीं आएंगी, सभी कंपनीज़ को आएगी वो, है ना। तो अगर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमीज़ डिस इकोनॉमीज़ है, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी जिसमें जिस कंपनी में इकोनॉमीज़ डिस इकोनॉमीज़ जिस कंपनी की इंटरनल फैक्टर्स है वो उसी में इकोनॉमीज़ डिस इकोनॉमीज़ आ रही है। वेरएज अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से पूरी इकोनॉमी मतलब और भी बचे हुई कंपनीज़ में इकोनॉमीज़ डिस इकोनॉमीज़ देखने मिल सकती है। इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़। तो पहला इंटरनल इकोनॉमी देखेंगे, टेक्निकल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक्स. As the firm increases its scale of operation, it becomes possible to use more specialized and efficient form of all factors, especially capital equipment and machinery. For producing higher level of output, there is generally available a more efficient machinery which when employed to produce a large output yield a lower cost per unit of output. देखो, अगर हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने चाहते हैं तो हम अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की, हाई कैपेसिटी की प्लांट मशीनरी लगाएंगे, और हमने देखा जैसे जैसे हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है और हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमें मिलता है. The firm is able to take advantages of composite technology whereby the whole process of production of a commodity is done as one composite unit. Secondly, when the scale of production is increased and the amount of labor and other factors become larger, introducing a greater degree of division of labor and specialization becomes possible, and as a result cost per unit declines.
There are some advantages available to a large firm on account of performance of number of linked process. The firm can reduce the inconvenience and cost associated with the dependence on other firms by undertaking various processes from the input supply stage to the final output stage. देखो, अगर एक छोटी फर्म है, छोटी फर्म में अगर सिर्फ मान लो 5 लेबर है, तो वो 5 लेबर ही सारा काम कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल गोडाउन से लेके आना, उस पर प्रोसेस करना, एक्टिविटी करना, पैकिंग कटिंग करना, पैकिंग करना, है ना, फिर डिस्पैच करना, सारा काम ये 5 ही लेबर कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारी कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन होगा. पैकिंग करने के लिए लेबर अलग होगा, कटिंग करने के लिए लेबर अलग होगा, मशीन चलाने के लिए लेबर अलग होगा, मशीन को मेंटेनेंस के लिए अलग लेबर होगा, है ना. तो हर चीज़ के लिए जब अलग अलग लेबर है तो उनका क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. जब स्पेशलाइजेशन आ जाएगा तो हमारा टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम लगेगी. इसी का मतलब हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, इसी के मतलब हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी. However, beyond a certain point, a firm experiences net diseconomies of scale. This happens because when the firm has reached a size large enough to allow utilization of almost all the possibilities of division of labor and employment of more efficient machinery, further increase in the size of the plant will bring about high long run cost because of difficulties of management. When the scale of operation becomes too large, it becomes difficult for the management to exercise control and to bring about proper coordination. अगर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देखने को मिल सकती है. क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो सकता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा कभी कभी. तो इसलिए कभी अगर हमारा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देखने को मिल सकती हैं. ठीक है. मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. Managerial economies refers to the reduction in the managerial cost when output increases. Specialization and division of labor can be applied to management. It becomes possible to divide its management into specialized department and specialized personnel such as production manager, sales manager, finance manager, etc. देखो, अगर हमारा फर्म बड़ा हो गया, अच्छा ग्रोथ कर लिया, तो हमारे मैनेजर भी बढ़ जाएंगे. जैसे कि अब एक छोटी कंपनी है तो उसमें क्या एक ही इंसान होगा, वो एक ही मैनेजर सेल्स भी देखेगा, प्रोडक्शन भी देखेगा, टेक्निकल पार्ट्स भी देखेगा, सब देखेगा. लेकिन अगर हमारा कंपनी बड़ा हो गया तो स्पेशलाइजेशन आएगा. एक मैनेजर सेल्स का होगा जो दिन रात सेल्स का ही काम देखेगा, एक फिनांस का मैनेजर होगा जिसका एक्सपर्टीज फिनांस में होगा. तो ऐसा स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. इफ़ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज फर्दर, each department can be further subdivided. For example, sales can be split into separate sections such as for advertising, exports and customer services. अच्छा, और अगर हमारा और भी ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया तो उसमें भी सेल्स में भी और डिपार्टमेंट हो जाएंगे. एडवर्टाइजमेंट का अलग, डोमेस्टिक सेल का अलग, एक्सपोर्ट सेल्स का अलग, बाद में कस्टमर केयर अलग, है ना. Since individual activities come under the supervision of specialistic, management's efficiency and productivity will greatly improve. है ना. अगर कोई स्पेशलिस्ट काम कर रहा है तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ने वाली है, डेफिनेटली हमारी इफ़िशियंसी बढ़ने वाली है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैकेनाइजेशन of managerial functions further enhance the efficiency and productivity of manager. The specialization of management enables large firms to achieve reduction in managerial cost. However, as the scale of production increases beyond a certain limit, managerial diseconomies set in. Communication at different levels such as between the managers and laborers and among the managers become difficult, resulting in delays in decision making and implementation of decision already made. Management find it difficult to exercise control and to bring in coordination among its various department. अगर कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हमने देखा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें देखने मिलते हैं. लेकिन ये इकोनॉमीज़ में भी एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि मैनेजर्स का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो उस वजह से क्या होता है, हमें लॉसेस भी हो सकते हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देखने को मिल सकती है. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना प्रोडक्शन का प्लान पहले ही दे देना चाहिए स्टोर्स डिपार्टमेंट को,
ताकि अगर वो जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करने वाला है नैनो, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को पहले से ही पता होना चाहिए कि इस महीने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नैनो प्रोड्यूस करने वाला है, तो नैनो के जो स्पेयर पार्ट्स है वो अवेलेबल है क्या। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को पहले ही बता देना चाहिए कि इस बार मतलब अभी हमें इतने दिन में इतने इतने ये XYZ स्पेयर पार्ट्स लगने वाले हैं। तो ऐसा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों भी बातें, इकोनॉमीज भी देखने मिल सकती है, डिस इकोनॉमीज भी देखने मिल सकती है। अब देखेंगे commercial economies and diseconomies. Production of large volume of goods requires large amount of material and components. A large firm is able to place bulk orders for materials and components and enjoy lower price for them. Economies can also be achieved in marketing of the product. If the sales staff is not being worked to full capacity, additional output can be sold a little or no extra cost. Moreover, large firms can benefit from economies of advertising as the scale of production increases, advertising cost per unit of output falls. In addition, a large firm may also be able to sell its byproducts or process if profitably. Something with might be unprofitable for small firms. There are also economies associated with the transport and storage. देखो, अगर हम बल्क में काम कर रहे हैं, बल्क ऑर्डर आ रहा है, तो हम रॉ मटेरियल बल्क में खरीदेंगे तो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा। बाद में अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में भी अगर हम बड़ा वेयर हाउस लेते हैं तो हमें उसका चार्जेस कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कम लगेगा। मान लो अगर आपको कुछ एक बैग मुंबई से बुलवानी है अमरावती, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ्रेट लगेगा। वही अगर आप पूरा ट्रक लोड कुछ बुलवाते हो तो उसका फ्रेट एज़ कम्पेयर टू दिस पर यूनिट कम लगेगा। ये ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। मान लो 1 टन का 2700 रुपया रेट है और इसका 1 kg का 500 रुपया लग जाएगा। हाँ, तो ये क्वांटिटी में हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, डिस्काउंट मिल सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकती है। दिस इकोनॉमीज बिकम्स दिस इकोनॉमीज आफ्टर ऑप्टिमम स्केल। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड अदर मार्केटिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेट आफ्टर द ऑप्टिमम स्केल। ऑप्टिमम मतलब हम एकदम प्रॉपर लेवल पे पहुंच गए, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए, तो उसके बाद अगर हम और बढ़ाते तो उसकी वजह से हमें इकोनॉमीज की जगह डिस इकोनॉमीज भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लो। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। अब देखेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। A large firm has advantages over a small firm in matters related to procurement of finance for its business activities. देखो ये क्या बोलता है, A large firm has advantages over small firms in matters related to procurement of finances for its business activities. कहते हैं अगर जेब में लाखों हो, अगर हमारे जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले और भी लाखों मिल जाते हैं। अगर हमारे जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले और भी लाखों मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जेब में कुछ ना हो तो 100 रुपये देने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो ठीक वही बात यहाँ हो रही है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी को आसानी से लोन मिल जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर लोन चाहिए तो आसानी से मिल जाता है।
वेरेज अगर कोई छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी को इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता, छोटा कोई फर्म है तो उसे इतने आसानी से लोन नहीं मिलता। तो अगर हम लार्ज लेवल पे काम करते हैं तो हमें फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये एक इकोनॉमीज़ है, फिनेंशियल इकोनॉमीज़ है। इट कैन फॉर इंस्टेंस ऑफर बेटर सिक्योरिटी टू बैंकर्स, है ना, बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकती है। एंड अवेल ऑफ एडवांसेस विद ग्रेटर ईज ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल एंजॉयड बाय द लार्ज फर्म, इन्वेस्टर्स हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन दैम एंड देयरफॉर वुड prefer their shares which can be readily sold on the stock exchange. A large firm can thus raise capital at lower cost. अगर मुकेश अंबानी को लोन चाहिए तो वो 3% 4% पे ही उसे लोन मिल जाएगा, 3% 4% पे ही उन्हें लोन मिल जाएगा। वही अगर छोटी फर्म है, कोई छोटा बिजनेसमैन है तो उसे 8% 9% लोन, 8% 9% पे लोन मिलेगा। ठीक है, तो इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। तो ये है फिनेंशियल इकोनॉमीज। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इट इज सेड दैट लार्ज बिजनेस विद द डाइवर्स एंड मल्टी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी is in a better position to withstand economic ups and downs and therefore enjoys economies of risk bearing. However, risks may increase if diversification instead of giving a cover to economic disturbances increases this. देखो, जो बड़ी कंपनी होती है उनका बिजनेस कैसा होता है, डाइवर्स होता है। जैसे कि अपना टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप सॉल्ट भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है ना, ऑटोमोबाइल में भी है, अलग अलग जगह काम करता है, स्टील भी है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब हो सकता है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस क्रैश हो जाए, ऑटोमोबाइल बिजनेस क्रैश हो जाए, लेकिन सॉल्ट का बिजनेस तो चलेगा, स्टील का बिजनेस तो चलेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक साथ में सारे बिजनेस तो क्रैश नहीं होंगे। तो हमारा अगर बड़ा काम है, बड़ा बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो हमें रिस्क कम होता है। हाँ, ये हमने बचपन में पढ़ा था, पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, वही बात है। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। Internal economies are economies enjoyed by a firm on account of use of greater degree of division of labor and specialized machinery at a higher level of output. They are internal in the sense that they accrue to the firm due to its own efforts. Besides internal economies, there are external economies which are very important for a firm. External economies are diseconomies are those economies and diseconomies which accrue to the firm as a result of expansion in the output of the whole industry and they are not dependent on the output level of individual firms. इंटरनल इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स में क्या देखा, इंडिविजुअल फर्म एक्सपांड कर रही है, इंडिविजुअल फर्म अपना आउटपुट कम ज़्यादा कर रही है। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स में ऐसा है क्या, नहीं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स में पूरी इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो हो रही है। जब पूरी इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो हो रही है तो उसके वजह से क्या इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज हमें देखने को मिलते हैं, वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। अब मान लो मोबाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हो गए, तो मोबाइल फ़ोन को लगने वाले जो भी स्पेयर पार्ट्स है या मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मशीन है वो भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और उसकी भी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो द एक्सपांसन ऑफ एन इंडस्ट्री में रिजल्ट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एंड चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डेवलप होता है, जैसे कि प्लास्टिक डेवलप हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स की बहुत डिमांड आ गई और प्लास्टिक इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो हो रही है, प्लास्टिक की जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो क्या होगा, प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बेचने वाले भी लोग बहुत हो जाएंगे। अब जैसे कि कोविड आया था, कोविड में मास्क का और सैनिटाइज़र का डिमांड बढ़ गया, है ना, मास्क का और सैनिटाइज़र का डिमांड बढ़ गया, तो मास्क के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है या सैनिटाइज़र के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है अल्कोहल, तो अल्कोहल सप्लाई करने वाले भी लोग बढ़ गए, मास्क के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सप्लाई करने वाले भी लोग लग गए।
जो लोग जिस मशीन में मार्क्स बनता है वो मशीन की भी डिमांड बढ़ गई, तो वो मशीन के भी सप्लायर्स बढ़ गए। Expansion of an industry results in greater demand for various kind of material and capital equipment required by it. The firm can procure these on a large scale at competitive prices from other industries. This reduces their cost of production and consequently the prices of their output. ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जैसे कि हमने देखा प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो प्लास्टिक बॉटल बनाने की या प्लास्टिक बैग्स बनाने की जो मशीन्स है वो मशीन्स भी डेवलप होने लगेंगी, उसमें भी नया नया इनोवेशन आएगा। तो उस वजह से जो इफ़िशियंसी आ रही है उसे हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। व्हेन होल इंडस्ट्री एक्सपांड्स इट में रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निकल knowledge and in accordance with that the use of improved and better machinery and processes than before. This will change the technical coefficient of production and enhance the productivity of firms in the industry and reduce the cost of production. Development of skilled labor, अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होती है, जैसे कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर लगेंगे, तो लेबर लोग अगर एक ही एक काम करने लगेंगे तो वो स्किल्ड हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि अगर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स लग गई तो हमें टेक्सटाइल्स मिल्स में लगने वाले जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, टेक्सटाइल हब बन जाएगा, तो वो इजीली हमें स्किल्ड लेबर मिलने लगेगा। और अगर स्किल्ड लेबर मिलता है तो वो वेस्टेज कम करता है, टाइम कम लेता है, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल का आउटपुट देता है। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मान लो अगर कोई एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है, जैसे कि अगर टाटा मोटर्स सेटअप होती है कहीं अमरावती में, अगर टाटा मोटर्स का प्लांट आता है तो टाटा मोटर्स को सप्लाई करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि टाटा मोटर्स टायर्स खुद बनाता है क्या नहीं, लाइट खुद बनाता है क्या नहीं, सीट्स खुद बनाता है क्या नहीं, तो टाटा मोटर्स को टायर्स, लाइट, सीट्स, म्यूज़िक प्लेयर सप्लाई करने वाली जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है वो भी ग्रो होने लगेंगी। तो अगर एक इंडस्ट्री ग्रो होती है तो उसके वजह से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रोथ मिलता है, ये भी है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्किल। जैसे कि अमरावती में नांदगांव पेट में बड़ी बड़ी कंपनीज आई, रेमंड्स का प्लांट लगा है, सियाराम का प्लांट लगा है, बाद में गोल्डन फाइबर का प्लांट लगा है, तो ऐसी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज अमरावती में आई। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें जो रॉ मटेरियल लगता था, रॉ मटेरियल अमरावती में लोकल पीपल से ही प्रोक्योर करने लगा। तो ये बड़ी इंडस्ट्री आने की वजह से हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्ट मिला। तो ये भी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, अगर कहीं पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन काम चालू हो रहा है, एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। और अगर एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई, जैसे नांदगांव पेट में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई, आज से 10 साल 15 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि नांदगांव में कोई बिजनेस करेगा, लेकिन अब नांदगांव पेट MIDC में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी अच्छा हो गया, स्टोरेज का फैसिलिटी अच्छा हो गया, तो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलने लगी। तो ये क्या है, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एग्जांपल है। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, labor, prices and products may be easily and cheaply made available to the firms on account of publication of information booklets and bulletins by industry associations or by government in public industry। अगर मान लो बहुत सारे लोग एक जगह मिलके काम करते, जैसे कि अमरावती में MIDC, अब MIDC का भी खुद का एक एसोसिएशन होता है, तो ये एसोसिएशन क्या करता है, पब्लिकेशंस बुक्स पब्लिश करता है। तो उसमें क्या होता है, हमें इजीली डेटा अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है समझो, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का भी नेशनल लेवल का, महाराष्ट्र लेवल का, अमरावती लेवल का अलग अलग एसोसिएशन होता है, और ये एसोसिएशन टाइम टू टाइम बुकलेट्स निकालते हैं, पब्लिकेशंस निकालते हैं, जिसमें लिखा होता है कि नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या हुए हैं, नया कोई प्रोडक्ट डेवलप हुआ है क्या, नई कोई डिज़ाइन आई है क्या, तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। जैसे आपके घर में आता होगा स्टूडेंट्स जर्नल, ये क्या है, हम CA कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो हमारा जो एसोसिएशन है, मतलब इंस्टीट्यूट है,
वो टाइम टू टाइम मतलब हर मंथली बेसिस पे स्टूडेंट्स जर्नल, मेंबर्स जर्नल निकालता है। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट्स को जो काम में आती है वो सारी बातें इजीली अवेलेबल होती है। तो उसकी वजह से क्या, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टॉपिक सिंपल था काफ़ी, आपको रीड करना है अच्छे से, स्कोरिंग टॉपिक है, पढ़ना है आपको। इसी के साथ साथ हमारा फोर्थ टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है, टॉपिक नंबर फोर्थ।